ईरान से वॉर जीत नहीं सकते, तबाही मचेगी, बहुत बुरा होगा, नहीं होना चाहिए। इजराइल जाहिर है कि वो एक गुंडा नेशन है, एक टेररिस्ट नेशन है, वो क्रिएट कर रखा है अमेरिकन्स ने। याद रखना चाहिए कि ईरान अकेला मुल्क बचा है जो ना इजराइल की दादागिरी एक्सेप्ट करने को तैयार है और ना अमेरिका। चीन, इंडिया, बाकी सारे देश मिलकर के अमेरिका के ऊपर हमला कर देंगे। भाई हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक रिजीम चेंज नहीं होगी अमेरिका में। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा जाहिल आदमी ऊपर बैठा दिया है, वो जब तक हटता नहीं है हम हमला करते रहेंगे। जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपने देश को लेकर के शर्मिंदा हूँ कि गए वहाँ पर नेतन्याहू को उन्होंने बाहों में बाहें डाल करके, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उन सब बच्चों की लाशों के खड़े होकर के यहाँ हमारे बुलावे पर आए हुए ईरानी जहाज़ को, जिसमें कोई आर्म्स नहीं है, जो निहत्ते हैं, उनको टॉर्पीडो कर दिया जाता है। कितनी बेइज्जती की बात है कि अमेरिका से स्टेटमेंट आता है कि हम इजाज़त दे रहे हैं इंडिया को 30 दिन रूस से तेल खरीदने की। इस सरकार ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने और मोदी ने जितनी बेइज्जती इस देश की कराई है, मेरे ख्याल में इससे पहले कभी नहीं। हाय, मैं निहारिका के एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आप लोग मिडिल ईस्ट की खबरें पढ़ रहे होंगे। वहां फिर से एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। यूएस इजराइल एक तरफ है और दूसरी तरफ ईरान है। अब ये सच में जियोपॉलिटिकल इशू है या जैसे कि लोग कह रहे हैं ये इस्लाम वर्सेस वेस्ट का कन्फ्लिक्ट है? इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्यों लोग इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ आज बात करेंगे गौहर रजा जी। ये एक साइंटिस्ट हैं और आउटस्पोकन रैशनलिस्ट हैं। तो सर, सबसे पहले तो वेलकम, थैंक यू निहारिका, एक बार फिर बुलाने एक बार फिर से हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो यही जो बेसिक सवाल है, क्या सच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसको लोग हमेशा इस्लाम वर्सेस वेस्ट कह देते हैं, क्या ये सच में इस्लाम वर्सेस वेस्ट है? आप जो यूज कर रही हैं वर्ड, उस पर जरा सा गौर कीजिए। दोनों इस्लाम वर्सेस वेस्ट, आप ये नहीं कह रही कि इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी है। ये है पावर ऑफ मीडिया कि नैरेटिव किस तरह से बनाया जाता है, लफ्जों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये धर्म की लड़ाई होती, इस्लाम की लड़ाई होती, तो शायद वेस्ट, जिसे आप वेस्ट कह रही हैं, वो किस पे हमला करता? कभी सोचा है? हम में से ज्यादातर सोचते भी नहीं है इस बारे में। सबसे पहला हमला अगर इस्लाम के ऊपर होता तो सऊदी अरब के ऊपर होता, क्योंकि सेंटर इस्लाम का सऊदी अरब है, काबा है, मक्का है, वहां नहीं हो रहा है। वहां इस बीच में कोई हमला नहीं हुआ और उनके कभी भी वेस्ट से बुरे ताल्लुकात भी नहीं हुए। तो मैं इसको उस नजर से नहीं देखता लड़ाई को। मैं इस जंग को दूसरी जंग के बाद, यानी 1945 के बाद से लगातार अमेरिका दुनिया के किसी न किसी हिस्से में जंग करता रहा है। इसमें दो चीजें समझनी जरूरी हैं। एक बात तो यह कि अमेरिका के ऊपर किसी ने हमला नहीं किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगातार अमेरिका ही दूसरे मुल्कों के बॉर्डर्स को क्रॉस करके वहां पहुंचा है और तरह तरह की चीजें की हैं। यानी अभी हाल ही में किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को उठा ले जाना, यहां पर मार देना, ये सब जेनेवा कन्वेंशन के अगेंस्ट चीजें हैं जो अमेरिका कर रहा है। तो ये बात भी समझना जरूरी है कि ये इस्लाम वर्सेस वेस्ट की लड़ाई नहीं है, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की लड़ाई नहीं है, इस्लाम वर्सेस जुडाइज्म की लड़ाई नहीं, यहूदी धर्म की लड़ाई, ये धर्म की लड़ाई नहीं।
अमेरिकन इंपीरियलिज्म दुनिया का 60% से ज़्यादा मार्केट आर्म्स का कंट्रोल करता है। 1945 के बाद से आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है हिस्ट्री में जब अमेरिका कहीं ना कहीं जंग ना कर रहा हो। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आर्म्स यानी असलहा जो है उसका जस्टिफिकेशन कहाँ से आएगा? अगर जंग ना हो तो ज़रूरत नहीं है हमको। फिर हमको इतना बड़ा खर्चा जो दुनिया का 20% जीडीपी का लगभग जंग में जाता है, यानी असलहा बनाने में जाता है। और मेरा मानना यह है कि सारा असलहा जहां बनता है वहीं जंगें बनती हैं। उन फैक्ट्रीज में जंगें ढलती हैं जिन फैक्ट्रीज में असलहा बनाया जाता है, जिन फैक्ट्रीज में आर्म्स एम्यूनेशन बनाया जाता है। साहिर लुधियानवी ने बड़ी खूबसूरती से कहा है, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फतेह का जश्न हो के हार का शोक, जिंदगी मैयतों पर होती है। यानी जंग में कोई हार जीत नहीं होती, सिर्फ मैयतें होती हैं, डिस्ट्रक्शन होता है, खेत अपने जलें के औरों के, रूए तामीर जख्म खाती। तो ये जंग क्यों चल रही है इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है और गहराई से सोचना ज़रूरी है। ये सरफेस के ऊपर देखना कि भाई ये मुल्क जो है वो इस्लामिक देश है, वो मुल्क क्रिश्चियन देश है, वो इजराइल जो है वो यहूदियों का देश है और आपस में इनमें टकराव हो रहा है, ये बेकार की बातें हैं। असल में जंग वहाँ पैदा होती है जहाँ आर्म्स इंडस्ट्री होती है। और आर्म्स इंडस्ट्री की इसलिए ज़रूरत है कि वो दुनिया भर के, जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म है, वो दुनिया भर के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर सके। और हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे कोरिया वॉर के बाद, वियतनाम वॉर के बाद, सिमटते सिमटते वॉर जो है वो मिडल ईस्ट में क्यों रह गई, और ख़ास तौर से लैटिन अमेरिका के भी उस कंट्री में क्यों पहुंच गई जिस कंट्री के अंदर तेल था। तो ये तेल पे कब्जे की जंग है। मैं इस जगह पे आने वाली थी कि जो लोग इसको धर्म की जंग मान के चलते हैं, या जितने बीच में प्रदर्शन हुए तो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बनने लगा शायद ये सिर्फ धर्म के बारे में है। लेकिन मेन जो सेंटर है इसका, वो डोमिनेंस है, वो पावर है, वो क्या चीज़ है? डोमिनेंस है, दुनिया के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा है। और ये इतनी ब्लेटेंट हो गई अब, और इतना सबकी समझ में आने लगा, और दुनिया के अवाम उठने लगे अलग अलग मुल्कों में, लगभग सारे ही मुल्कों में, कि अब वेस्टर्न पावर को भी अपने को दूर करना पड़ रहा है इस जंग से, कि ये तो अमेरिका की पर्सनल जंग हो गई है ऑलमोस्ट। इजराइल के साथ मिल करके, इजराइल जाहिर है कि वो एक गुंडा नेशन है, एक टेररिस्ट नेशन है, वो क्रिएट कर रखा है अमेरिकन्स ने इस एरिया में कब्जे के लिए। वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने बहुत सिंपली एक बात कही थी, उनका स्टेटमेंट है कि अगर इजराइल वहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो हमें सबसे बड़ा नुकसान होगा, तेल के ऊपर हमारा कब्जा ख़त्म हो जाएगा। तो इजराइल को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, धमकी देते रहना बहुत ज़रूरी है। वो अब खुल के सामने आ गया है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी इस वक्त जो बहुत एलाई रहे हैं हमेशा, और हर जंग में अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं, अब वो भी दूरी बना रहे हैं। नाटो के कंट्रीज़ ने भी मना करना शुरू कर दिया कि हम बेसिस नहीं इस्तेमाल करने देंगे। यूके ने इस बार ज्वाइन करने से मना कर दिया, फ्रांस ने उसको अवैध करार दे दिया। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये जंग जो है वो सिर्फ रिसोर्सेज की जंग है। बिल्कुल ठीक बात है। याद रखना चाहिए कि ईरान अकेला मुल्क बचा है जो ना इजराइल की दादागिरी एक्सेप्ट करने को तैयार है और ना अमेरिकन की। अकेली जगह है जहां तेल के ऊपर कब्जा उनका नहीं है, रूस को छोड़ करके। रूस के पास बहुत बड़ा भंडार है, उसके ऊपर कब्जा नहीं है, और ईरान के ऊपर नहीं। तो ये ईरान के ऊपर कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। उसमें सब कुछ ही बेकार की बातें की जाती हैं कि वहाँ के लोगों की
कि डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह वगैरह, वो सारा हम्म इन्हें कोई नहीं। हमारे जैसे लोग जो थे वो जाहिर है कि अपोज कर रहे थे थियोक्रेटिक स्टेट की कहीं भी पैदा हो, वो इस्लाम के नाम के ऊपर हो, वो जुडाइज्म के नाम के ऊपर हो, वो क्रिश्चियनिटी के नाम के ऊपर हो, जहाँ कहीं भी थियोक्रेटिक स्टेट होगी वहाँ हमारे जैसे लोग ज़रूर उसको अपोज करेंगे, और ईरान के अंदर कर रहे थे। पर ये ईरान के अपने शहरियों की लड़ाई है, किसी को बाहर से इंटरवीन करने का हक नहीं पैदा हो जाता उससे। वहाँ की औरतों की लड़ाई है, वहाँ के अवाम की लड़ाई है, अपनी आज़ादी की लड़ाई उस थियोक्रेटिक स्टेट में। इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका को, आज मान लीजिए कि अमेरिकन डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट को उठा के ले जाएंगे या हमारे प्राइम मिनिस्टर को उठा के ले जाएंगे, मेरा इन दोनों से कोई लगाव नहीं पर्सनली, पर मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा उस वक्त। अगर अमेरिकन इंपीरियलिज्म इन्वेट करता है हिंदुस्तान को, तो मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा, उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ खड़ा होऊंगा, सही चीज होना पड़ेगा मुझको, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है कि आप किसी और मुल्क में ये कहने लगे कि हमें रेजिम चेंज करना है। आप कौन होते हैं करने वाले? वहां के अवाम करेंगे चेंज। सच बात है। अच्छा, अगर जैसे कि हम लोग सिर्फ इस कन्फ्लिक्ट को, इस वॉर को ध्यान में ना रखें और इन जनरल एक बात कहें कि जितने भी रिलीजन्स हैं, सिर्फ हम इस्लाम की बात नहीं करेंगे, हिंदुइज्म की नहीं, जितने भी रिलीजन्स हैं सब पीस की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट, वॉर, ये सब कुछ धर्म के नाम पर होता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स कह लें या हिपोक्रेसी कह लें, ये जो है, जो धर्म कह भी रहा है कि लड़ो नहीं, और सबसे ज़्यादा लड़ाई भी धर्म के नाम पर हो रही है। ऐसा नहीं है, ये कहा जाता है और ये यकीन भी कर लेते हैं हम कि धर्म जो है वो सिर्फ अमन, चैन, शांति और जंग के खिलाफ बात करता है, ऐसा नहीं है। हर धर्म के अंदर अमन, चैन, शांति भी है, और हर धर्म के अंदर मार काट, जुल्म और अशांति भी। और इसीलिए धर्म का कौन सा पक्ष आप ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अपने धर्म से क्या सीख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धर्म से आप अमन, चैन, शांति सीख रहे हैं, मोहब्बत सीख रहे हैं, भाईचारा सीख रहे हैं, या नफरत सीख रहे हैं। धर्म से आप, धर्म को आप इस्तेमाल कर रहे हैं मारकाट के लिए। हमारी दोनों किताबें जो बड़ी 3 किताबें हैं, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, तीनों जंग के अराउंड हैं। तो हर एक धर्म के अंदर, इस्लाम के अंदर भी, वहाँ भी फतेहुन करीब है, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी है, जहाँ एक तरफ, वहाँ दूसरी तरफ फतेहुन करीब भी है। तो जंग होगी तभी फतेह होगी। तो हर एक धर्म के अंदर, यानी क्रिश्चियनिटी में, जुडाइज्म में, जस्टिफाइड है जंग और जस्टिफाइड है अमन। सवाल ये है कि हम कौन से रास्ते पे चलना चाहते हैं अपने धर्म को मान करके। इस बीच मुझे ये लग रहा है कि क्या ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ बातें कर देते हैं कि नहीं नहीं सुख शांति अमन की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो अदर साइड ऑफ द कॉइन है हम उसके बारे में बताते ही नहीं हैं, मगर वो होता है हमारे साथ, या हम देखते हैं उसे होते हुए, लेकिन हम उसको इस तरीके से ना रिकॉग्नाइज करते हैं ना एड्रेस करते हैं। हाँ, बात कहने के लिए, जो आप हिपोक्रेसी कह रहे हैं, बात कहने के लिए ठीक है, लेकिन दुनिया भर में आज जो 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 जिस तरह से हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और जो सत्ता वर्ग है, रूलिंग क्लासेस जो हैं, उनको देखें अगर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 2 दशकों में धर्म का इस्तेमाल करते रहे अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, और ये दुनिया भर में ट्रेंड है, हमारे यहाँ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि धर्म का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। मीडिया उसमें भागीदारी अपनी निभा रहा है, नफरत फैलाने में। तो आप सही कह रही हैं बिल्कुल। अगर हम तारीख़ के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालें, तो जितना खून धर्म के नाम पे बहाया गया, उतना खून किसी और तरह से नहीं बहाया गया, अभी तक तो नहीं, आगे क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन धर्म के नाम के ऊपर सबसे ज़्यादा खून बहाया गया। और ये इजराइल
और फ़िलिस्तीन की जंग को भी धर्म की जंग बनाने की पूरी कोशिश की गई है। इसके बावजूद कि फ़िलिस्तीन के अंदर एक बड़ी सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है जो मुसलमान नहीं है। फ़िलिस्तीनियों की उसमें सब्सटैंशियल पॉपुलेशन में खुद यहूदी मौजूद हैं और क्रिश्चियंस मौजूद हैं, बड़ा लार्ज नंबर है उनका। ये जो मामला है सारा धर्म का, वो 80 से 90 के दशक तक हमको दबा हुआ दिखाई देता है दुनिया में। 70 के दशक में भी दबा हुआ दिखाई देता है दुनिया में, लेकिन टर्न ऑफ द सेंचुरी में एकदम से उभार आया है। और मुझे लगता है कि सत्ता वर्ग दुनिया का, इंपीरियलिज्म दुनिया में इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा इस बीच में इसलिए कर रहा है कि उसे लगा कि अब छूट मिल गई। अब वो जो पुरानी कदरें थीं जिनकी हमने बात की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि हम आम जनता के ऊपर बम नहीं गिराएंगे, हम स्कूलों के ऊपर बम नहीं गिराएंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बम नहीं गिराएंगे, हम हॉस्पिटल्स पे बम नहीं गिराएंगे, हम यूएन की जो फोर्सेस होंगी उन पे नहीं गिराएंगे, हम रेड क्रॉस के ऊपर नहीं गिराएंगे बम, ये सब ख़त्म। कोई प्रिंसिपल्स नहीं रह गए अब। तो अगर आपको प्रिंसिपल्स ख़त्म करने हैं तो उसके लिए बचता ही ये है कि आप धर्म का नाम इस्तेमाल करें, कि ये जो भी जंग लड़ी जा रही है वो धर्म को ख़त्म करने के लिए लड़ी जा रही है या धर्म को एक्सपैंड करने के लिए। टेररिज्म भी उसी का हिस्सा है, टेररिज्म भी वही कर रहा है, और टेररिज्म का इस्तेमाल करके फिर जंग भी उसी पैटर्न के ऊपर की जा रही है, उसी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। कोरिया और वियतनाम की वॉर में धर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया, वहां सीधी जंग थी। पर आज की डेट में टर्न ऑफ द सेंचुरी के बाद से धर्म का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है, पॉलिटिक्स में भी बढ़ा है। और क्योंकि हमारे दिमाग में, मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे दिमाग में चीज़ों को लेकर जस्टिफिकेशन होता है, हम मान लेते हैं कि नहीं, हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, हमारा धर्म खतरे में है तो हमें उठना पड़ेगा। जब आप अपने दिमाग में जस्टिफाई कर लेते हैं तब तो आप लड़ेंगे ही। बिल्कुल। और बड़ी अजीब बात है, बड़ी मज़े की बात यह है कि जहाँ जो मेजॉरिटी में है वहीं खतरे में उनका धर्म। पाकिस्तान में इस्लाम खतरे में आता है, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म खतरे में आता है। और उस चीज़ को बढ़ावा भी दिया जाता है ना। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी बातें सुनने वाले उनके फॉलोअर्स हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, वो लोग जब ये चीज़ किसी पेडेस्ट्रियल पे बैठकर कहते हैं तो लोग सुनते हैं, और कई लोग हैं जो उसको मान भी लेते हैं बिना उस चीज़ को क्वेश्चन किए। धर्म जो है वो बहुत मेजर सीमेंटिंग फैक्टर भी होता है लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और उसमें दो तरह की चीज़ें हमें देखनी चाहिए। एक तरफ धर्म बात कर रहा होता है मानवता की, भाईचारे की, प्यार की। तो अगर रिलीजियस लीडर मानवता की, भाईचारे की, प्यार की बात कर रहे होते हैं तो लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और फिर एक मूवमेंट पैदा होता है प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन का। और कभी कभी ये होता है कि धर्म का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जाता है, जैसे अभी किया जा रहा है दुनिया भर में। तब फिर आम धार्मिक आदमी जो कल तक मोहब्बत, चैन, प्यार की बात कर रहा था, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, अपने धर्म को लेकर कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें। और ऐसे में कभी कभी गुमराह हो जाता है, और गुमराह करने में ये धार्मिक लीडर कामयाब हो जाते हैं। जो कल तक प्यार की बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि हमारा धर्म तो सबसे ज़्यादा उदारवादी है, मोहब्बत सिखाता है, दूसरे धर्म बहुत ख़राब हैं, हमारा धर्म सबसे अच्छा है, तो वो जो कह रहे थे बातें सारी, उनमें कॉन्ट्रडिक्शन आम आदमी को जब दिखाई देने लगता है तो वो बड़ा कंफ्यूज्ड रहता है शुरू में, फिर फैसला करता है इधर जाएं या उधर जाएं। जो ईरान की वॉर है, इसमें क्या हुआ है, इसमें वो लोग जो मुसलमान थे और जो वहाँ के हालात के खिलाफ थे, वहाँ जो औरतों के साथ हो रहा था उसके खिलाफ थे,
हिजाब ज़बरदस्ती पहनाने के ख़िलाफ़ थे, लोगों को जेल करने के ख़िलाफ़ थे, राइटर्स को, पोइट्स को, साइंटिस्ट को बंद करने के ख़िलाफ़ थे, उन सारे लोगों के लिए धर्म संकट पैदा हो गया। उसमें मुसलमान भी थे और दुनिया के और बहुत लोग थे जो इसके खिलाफ थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए ईरान के अंदर। अब वो सारा मसला दब गया, अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना पड़ गया। अब आप बात ही नहीं कर पा रहे वहां के आम जनता के हक की। तो ऐसे में जो एक तरफ इंपीरियलिज्म के खिलाफ जो घेराबंदी थी वो मजबूत हुई, और दूसरी तरफ जो इंसानी कदरें किसी मुल्क के अंदर होने चाहिए उसके खिलाफ जो आवाजें उठ रही थी वो कमजोर हो गई। तो ये धर्म की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा ही पैदा होता है। वो लोग जो वहां के अवाम के साथ खड़े हुए थे कि उनके हक की रक्षा की जानी चाहिए, उनके हाथ आपने कमजोर कर दिए अटैक करके। और बड़ा संकट खड़ा हो गया ना, बड़ा क्योंकि संकट उनको ये है कि अभी यूएस सामने है, यूएस इसराइल से लड़ेंगे या पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और हम देख सकते हैं कि जंग के बाद इन मुल्कों में हुआ क्या। इराक के साथ क्या हुआ, बर्बादी। सीरिया के साथ क्या हुआ, बर्बादी। इजिप्ट में जो कुछ हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ, बर्बादी। लोगों के हकों की पामाली, उनको ट्रैम्पल करना कहीं ज़्यादा तेज़ हो गया। आप वादा करके आए थे कि हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए आ रहे हैं, हम डेमोक्रेसी क्रिएट करना चाहते हैं। किया क्या आपने? पहले से पता था कि नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ टेररिज्म हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ से डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए, हमें तेल के भंडार के ऊपर कब्जा करना है। हम अपने खिलाफ एक भी आवाज़ किसी भी मुल्क से बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्म का सवाल ही नहीं, डेमोक्रेसी का भी सवाल नहीं। डेमोक्रेसी करने के लिए नहीं आए थे आप। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, अभी जब ईरान में खामेनेई की मौत हुई और उसके बाद हमने देखा भारत में भी, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने उसका खंडन किया, उन्हें ये गलत लगा और इसके बारे में काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए। तो एक सवाल तो ऐसा क्यों हुआ? दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कोई लीडर जिनसे वो कभी मिले नहीं, जिनका उनसे कोई ताल्लुकात नहीं, आपने उनकी शायद इतनी ब्रीफिंग्स भी नहीं सुनी होंगी जितनी सोशल मीडिया के दौर में अब आ गई हैं तो लोग सुन पाते हैं, उनसे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बन पाना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैं जो बात कह रहा था आपसे कि धर्म जो है वो एक तरफ इंसानी हुकूक जो हैं हमारे, उनकी तरफ आपको ले जाता है और दूसरी तरफ मारकाट की तरफ, नफरत की तरफ ले जाता है। जब ऐसा होता है कि कोई लीडर आप उसको कत्ल कर दें जा करके या उसको उठा ले जाएं, जैसा वेनेजुएला में हुआ, तो फिर इसको अगर इंजीनियरिंग की ज़बान में कहूँ मैं और साइंस की ज़बान में कहूँ तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस कहा जाएगा। यानी धर्म के नाम के ऊपर वो सारे लोग जो धार्मिक थे और वो सारे लोग जो इंसानी हुकूक के लिए लड़ रहे थे, आम जनता के हक के लिए लड़ रहे, उनको ये दिखाई दिया कि यहाँ हक जा रहा है एक देश के बड़े लीडर को जा करके आपने कत्ल कर दिया। तो ये दोनों करीब आ जाते हैं जो कल तक करीब नहीं थे। ईरान के सवाल के ऊपर दोनों में डिवीजन था। जो शिया रेडिकल या फंडामेंटलिस्ट थे उनके बीच में, और शिया प्रोग्रेसिव और जो किसी भी धर्म के थे या बेधर्मी थे मेरी तरह के, वो सारे ईरानी थियोक्रेटिक स्टेट के खिलाफ खड़े थे। आपने इन सबको इकट्ठा कर दिया सारी दुनिया में। तो जो लोग नहीं भी मिले उनसे, उनका कनेक्ट दो तरह से। एक वो लोग हैं जिनका कनेक्ट है इस बात के साथ कि किसी भी मुल्क को अपना लीडर चुनने का हक है
और अपनी लड़ाई लड़ने का इंटरनल अफेयर्स में हक है। वो लोग और जो बिल्कुल थियोक्रेटिक थे, जो ऐसे थे जो फंडामेंटलिस्ट थे, उन दोनों का ये कनेक्ट एक जगह इकट्ठा हो गया। उनका कनेक्ट था सिर्फ धर्म के थ्रू। उनको इससे मतलब नहीं था कि भाई इंसानी हक बचते हैं किसी देश के या नहीं बचते हैं। उनको धर्म की चिंता पड़ी हुई थी। उनके धर्म के लीडर थे, मिले नहीं मिले, देखा नहीं देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि गांधी की मौत के ऊपर या कत्ल के ऊपर सारी दुनिया में शोक मनाया गया। कोई देश ऐसा नहीं था इस ग्लोब के ऊपर जिसमें शोक नहीं मनाया गया। या जॉन एफ कैनेडी को जब कत्ल किया गया, या इंदिरा गांधी को, वहां कनेक्ट ही अलग था। राइट? देखा या नहीं देखा डजंट मैटर। जो असल बात यह है कि आपका कनेक्ट दो तरह से हो सकता है। एक इंसानी हक को लेकर के हो सकता है, आपका कमिटमेंट हो सकता है जेनेवा कन्वेंशन के साथ, और उसका उल्लंघन होगा कहीं तो आप उसकी वजह से आपका कनेक्ट पैदा हो रहा है। पेट्रस लुमुम्बा एक यंग आदमी था, उसके ऊपर साहिल लुधियानवी ने बड़ी खूबसूरत नज्म मिली। साहिल लुधियानवी उनसे कभी नहीं मिले थे, पर वहां उल्लंघन था इंसानी हक का। उन्हें इलेक्ट किया गया था, यंग पॉलिटिशियन था, अफ्रीका के एक छोटे से देश का था, पर वो कनेक्ट था। बड़ी जज्बाती नज्म लिखी। दूसरा कनेक्ट होता है देश के साथ। आपका देश गलत हो सही हो, आप देश के साथ खड़े हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, मेरा देश महान। तीसरा कनेक्ट है धर्म के साथ, तो आप धर्म के बचाव में लग जाते हैं। कभी कभी ये सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, कभी कभी डाइवर्जेंट होता है। मैंने ये चीज़ लिखी थी आपसे ये जानने के लिए कि क्या ये सिर्फ फेथ की वजह से है या जस्टिस की वजह से है या एक्चुअली सब चीज़ों की वजह से है? ये सब चीज़ों की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से हो रहा है। ख़ास तौर से ज़रा दिन पहले ही जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वहाँ से उठा लिया गया घुस करके एक मुल्क के अंदर, तो ये वो कनेक्ट भी है। उसके ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया भर में इसको पसंद नहीं किया था और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अच्छा, जब पूरी दुनिया ये देख रही है कि यूएस के जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, कभी किसी जगह के आपने प्रेसिडेंट को उठा लिया, आपने कहीं अटैक करवा दिया, आप कंट्रीज़ में जहाँ आपके बेस हैं आप वहाँ से मिसाइल्स दाग रहे हैं, कोई इसको रोक क्यों नहीं रहा है और सब लोग यूनानिमसली आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? दुनिया भर में आवाज़ उठ रही है। इस बीच में हमारे देश में जो बहुत ज़ोर से आवाज़ उठा करती थी वो उतनी नहीं उठ रही है, लेकिन और दुनिया भर के देशों में बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। हमने देखा कि फ़लस्तीन को लेकर के तो कोई ऐसा देश शायद बचा हो, हमारे देश में कम आवाज़ उठी, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं बचा जहाँ पर अवाम नहीं निकले हों फ़लस्तीन के सवाल को लेकर के। और वही अब ईरान के साथ हो रहा है। इसके बावजूद कि वो थियोक्रेटिक स्टेट थी और वहाँ के हालात जो थे अवाम के, उसे कंडेम किया जाना चाहिए था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है कि जिसमें दुनिया भर के अवाम उनके साथ खड़े होंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि नहीं उठ रही है आवाज़। इम्पीरियलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठ रही है और ये आवाज़ इतनी तेज़ हो गई है, जैसा मैंने कहा, और सबको पता है कि नाटो का एक कंट्री स्पेन जो है वो कह दे कि हम बेसिस नहीं इस्तेमाल करने देंगे, जहाँ एग्रीमेंट है कि जब भी कोई आफत होगी तो आपस में एक दूसरे की बेसिस इस्तेमाल करेंगे। सऊदी अरब ने मना कर दिया, ओमान ने मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया अपनी बेसिस देने के लिए। जहाँ अमेरिकन असलहा है, जहाँ अमेरिकन प्लेन्स हैं, जहाँ अमेरिकन ड्रोन्स, उन्होंने मना कर दिया। तो आवाज़ उठ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं उठ रही है, लेकिन जाहिर है कि इंपीरियलिज्म अभी भी बहुत ताकत रखता है। उनके पास सबसे ज़्यादा आर्म्स हैं, वो कहीं भी अटैक कर सकते हैं, उनकी पहुंच में दुनिया का हर हिस्सा है, वो भी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो आपके हिसाब से जो भारत का सटल अग्रेशन है इन सारे मामलों को लेकर, या एक न्यूट्रल स्टैंड है, वो क्यों है? क्यों नहीं खुलकर बोला जा रहा है? न्यूट्रल तो होता ही नहीं कुछ
ऐसे में खामोश रहना जो है, जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अपने देश को लेकर के शर्मिंदा हूँ कि गए वहाँ पर नेतन्याहू को उन्होंने बाहों में बाहें डाल करके दांत निकाले और जिस तरह से वो हंस रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि बच्चों की जो लगभग 30 से 40 हज़ार बच्चे कत्ल किए हैं इजराइल ने, मसाकर किया है, जहाँ औरतों का, बच्चों का, स्कूल तबाह किए हैं, घर तबाह किए हैं, हॉस्पिटल्स तबाह किए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उन सब बच्चों की लाशों पे खड़े होकर के ये हंस रहे हैं। नहीं जाना चाहिए था, और ऐसे में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था जब जंग की धमकियां चल रही थी। मुझे तो अजीब बात लगती है कि ये एक कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि इजराइल का कोई बहुत करीबी दोस्त जो उन्हें सपोर्ट करता रहा है, जो आर्म्स देता रहा है, जिसमें बहुत सारे यूरोप के देश हैं, कोई एक देश नहीं, वहां से कोई नहीं आया और हम पहुंच गए। हमारा प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाता है, उसका नतीजा ये होता है कि हम अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले ही नहीं पाते। फिर हम स्कूल के बच्चों के ऊपर पहला हमला होता है ईरान में, 168 नन्ही बच्चियां स्कूल की वो कत्ल कर दी जाती, और हमारे यहां से एक भी स्टेटमेंट नहीं है। हमारे बुलावे पर आए हुए ईरानी जहाज को, जिसमें कोई आर्म्स नहीं है, जो निहत्ते हैं, उनको टॉर्पीडो कर दिया जाता है और हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो हम यहां पहुंच गए। किस तरह से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी का ठेका अमेरिका के हाथ दे दिया है। कितनी बेइज्जती की बात है कि अमेरिका से स्टेटमेंट आता है कि हम इजाज़त दे रहे हैं इंडिया को 30 दिन रूस से तेल खरीदने की। होते कौन है वो इजाज़त देने वाले? कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़े। एक वक्त था जब हम नैम के लीडर थे, दुनिया हमारा लोहा मानती थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट हमारा चलाया हुआ मूवमेंट था। आज हम यहाँ पहुँच गए कि अमेरिका से स्टेटमेंट जारी होते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग बंद होगी, तेल हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, हमारे ऊपर 18% का टैक्स लगा दिया जाता है और हम अपना टैक्स घटा करके 0 कर देते हैं। क्या बुरा है? कहाँ गई रीढ़ की हड्डी? इस सरकार ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने और मोदी ने जितनी बेइज्जती इस देश की कराई है, मेरे ख्याल में इससे पहले कभी नहीं। आज़ाद हिंदुस्तान ने इतनी बेइज्जती कभी नहीं सही। इसी के साथ एक जो मेरा सवाल है, जो भी मैं आपसे पूछूंगी, वो सिर्फ एक इंसिडेंट, एक न्यूज़ अपडेट या कोई घटना घटी उसके लिए नहीं है। ये ओवरऑल उन लोगों के लिए है जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, कि आपकी बातें सुनते हुए लगता है कि कई बार, हर बार इनफैक्ट, इंसान को जो भी हो रहा है उसको बहुत रैशनली एनालाइज करना चाहिए, जिसमें मैं मीडिया का भी रोल मानती हूँ, क्योंकि हर सुबह जो मीटिंग होती है, एडिटोरियल मीटिंग, उसमें डिसाइड होता है कि पूरे दिन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे और न्यूज़ किस तरीके से चलाई जाएगी, उसमें क्या चीज़ मुद्दा बनेगी, क्या चीज़ छोड़ दी जाएगी, किस चीज़ पे बात होगी, किस चीज़ को नकार दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। और हमारे देश का काफ़ी बड़ा हिस्सा न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ चैनल से ही कंज्यूम करता है, और इस सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें मालूम हो कि हम चीज़ों को एनालाइज किस तरीके से करें। जब आप हमें ये बताते हैं कि ये हो गया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत की कोई इज्जत नहीं छोड़ी गई है। और आज भी बहुत सारे लोग ये मान के बैठे हैं कि भाई देखिए, मोदी जी बाहर जाते हैं तो कितनी तालियां पीटी जाती हैं और पूरा डायस्पोरा आ जाता है, उनका नाम चिल्लाता है। तो ये एक जो पूरा ऑप्टिक्स क्रिएट किया गया है, इसके इतर देखने की शक्ति कैसे बनाई जाए, और कहाँ से किस किस चीज़ पे हमें क्वेश्चन करना चाहिए और चीज़ें किस तरीके से एनालाइज करनी चाहिए। क्योंकि ये बात तो समझ में आ गई है
कि सिर्फ देखा, माना और समझे से काम नहीं चल रहा है? ये तो गौतम बुद्ध के ज़माने से हमारे देश में कहा जाता रहा है और उनकी बड़ी खूबसूरत कोटेशन है कि कोई बात इसलिए मत मानो कि वो तुम्हें पूर्वजों से मिली है, कोई बात इसलिए मत मानो कि वो शास्त्रों में लिखी है, कोई बात इसलिए मत मानो कि ज़्यादातर लोग मानते हैं, कोई बात इसलिए मत मानो कि तुम्हारे गुरु ने बताई है या तुम्हारे ख़ानदान से तुम तक आई है, पेरेंट्स से तुम तक आई है। जब तक उसे अपनी अकल की कसौटी पर परख ना लो, तब तक उस बात पे यकीन ना करो। गौतम बुद्ध की ये बेहद खूबसूरत कोटेशन है और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में हर भारतीय को, बल्कि हर उस आदमी को जो प्लैनेट अर्थ का सिटीज़न है, उसको ये अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि उसको कभी भी जहर पिलाया जा सकता है। मीडिया के नाम के ऊपर, ख़बरों के नाम के ऊपर, आर्टिकल्स में, बुक्स में कभी भी जहर पिलाया जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि रैशनली चीज़ों को देखा जाए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, यानी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए उसको, और अपनी अकल का लगातार इस्तेमाल किया जाए, वरना कोई और आपकी अकल को डिसाइड करेगा कि कैसे काम करे। अमेरिका डिसाइड करेगा, मीडिया डिसाइड करेगा, अडानी डिसाइड करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी, कोई ना कोई और डिसाइड करेगा, अगर आप खुद अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि बहुत सारे सोर्सेस से आप तक खबरें पहुंच रही हैं, बातें पहुंच रही हैं, उनको ठहरें, रुक करके देखें और अपनी अकल के इस्तेमाल से परखने की कोशिश करें जो अल्टरनेटिव व्यूज़। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। आपको भेड़ चाल चलाने की कोशिश कोई भी कर सकता है और पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ही भेड़ चाल चलाने की कोशिश करती हैं, वो चाहे किसी तरह की भी हो। वो चाहती हैं कि आप बिल्कुल ना सोचें, मीडिया ये चाहता है कि आप बिल्कुल ना सोचें, जो कुछ पिलाया जा रहा है उस पर यकीन कर लें। नहीं करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त के हिंदुस्तान में कम से कम टेलीविज़न चैनल्स को तो बंद ही कर देना चाहिए। घर में अगर आप टेलीविज़न का प्लग निकाल के उसको काट करके फेंक सकते हैं तो बहुत अच्छा है। टेलीविज़न को, मेन स्ट्रीम टेलीविज़न को ख़ास तौर से इस वक्त नहीं देखना चाहिए। बहुत सारे मुल्कों में लोगों ने ऐसे वक्तों में ये फ़ैसला लिया है और उसका असर पड़ा है। मेरे ख़्याल में हमारे देश में भी एक मूवमेंट चलना चाहिए जिसमें टेलीविज़न चैनल का बहिष्कार किया जाए। मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है आप जैसे लोगों के एफर्ट्स से, जो चैनल्स चला रहे हैं, जो कुछ सही बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कमिंग बैक टू द होल कॉन्फ्लिक्ट वाला थिंग, हमने एक चीज़ देखी है कि जब भी कुछ होता है और उस पर लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि रेट्रोस्पेक्ट में तब वो हुआ था तब तुम कहाँ थे। अब अगर आज जो शिया मुसलमान या जो लोग ये मान रहे हैं कि ईरान में जो हो रहा है वो गलत है, जब वो आज आवाज़ उठा रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे तब तुम कहाँ थे। आज अगर भारत का ही मुसलमान सवाल खड़े कर रहा है कि खामनेई को मानना गलत था तो उनसे पूछा जाता है जब पहलगाम में अटैक हुआ था और लोग मारे गए थे तब तुम कहाँ थे। तो जब भी कोई एक इंसान एक स्टैंड लेने की कोशिश करता है तो उसको उसकी जगह से धक्का दिया जाता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं कि आज इस पे बोल रहे हो, कल उस पे क्यों नहीं बोले थे। इसमें भी दो बातें समझनी चाहिए। रैशनली अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो बड़ी अजीब बात आपको आपके ध्यान में आएगी। पहली बात तो यह है कि जब पुलवामा हुआ तब भी वही लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो आज कर रहे हैं। जब बांग्लादेश में हुआ कुछ तब भी वही लोग थे जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि तब तुम कहाँ थे, उन्हें बस ये कहना है कि तब तुम कहाँ थे, ये जानते हुए कहना है कि तब भी हम खड़े थे वहाँ की माइनॉरिटीज़ के साथ। जब हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला हो रहा था तब भी हम ही खड़े थे। जब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ पे हमला हो रहा था तब भी हम ही खड़े थे। जब फिलिस्तीन हमला कर रहा था तब भी हम ही खड़े थे। इन्हें बस ये कहना है हर बार कि तब तुम कहाँ थे। दूसरी बात यह है कि मैं पलट के ऐसे लोगों से सवाल करता हूं तब तुम कहाँ थे।
जब पुलवामा हो रहा था, जब कश्मीरी पंडित को निकाला जा रहा था वहां से, जब बांग्लादेश में हो रहा था, तब तुम कहां थे? तुम पहले जवाब दो कि हमने ये किया था, हम सड़कों पे उतरे थे, हमने एजिटेशन किया था, हम वहां की माइनॉरिटीज के साथ खड़े थे। पहले ये बता दो, उसके बाद पूछना कि तुम कहां थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो ऐसे लोगों को जो हमेशा खड़े होते हैं ना इंसाफी के खिलाफ, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उनको प्रोटेस्ट जीवी नाम दे दिया था, तो आंदोलन जीवी नाम दे दिया था। तो हम ही थे तब भी। हमें फ़ख्र है कि हम आंदोलन जीवी हैं और दुनिया की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, और मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया में वही लोग खड़े थे। जो ये सवाल कर रहे हैं वो कभी खड़े होने वाले लोग नहीं। जिस वक्त खामेनेई को मारा गया, अगर ये एक प्योर पॉलिटिकल डेथ होती कि खामेनेई शिया मुस्लिम्स के लिए एक लीडर नहीं होते, तो आपको क्या लगता है कि तब भी इतना ही आक्रोश होता लोगों में या इससे कम होता? लोगों में समझने की ज़रूरत ये है कि किन लोगों की हम बात कर रहे हैं। जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ होते हैं, वो उतनी ही ताकत के साथ तब भी करते। उनके साथ शिया मुस्लिम्स का और मुसलमानों का ज़्यादातर, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा धड़ा इसलिए जुड़ गया कि उनका कनेक्ट धर्म के थ्रू भी था। पर दुनिया भर में जो लोग नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होते हैं वो इसी तरह से खड़े होते हैं, मेरे ख्याल। अच्छा, खामेनेई के बारे में जितनी बातें जो लोग उन्हें कॉन्स्टेंटली फॉलो करते होंगे उसकी बात अलग है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो फिर होता है कि इंसान के बारे में 100 चीज़ें लोग बात करना शुरू करते हैं, और लोगों ने उनकी खामियां भी गिनाई कि ये गलत था, उन्होंने ये होने दिया, ऐसे होने दिया। और उसके बाद बहुत सारी ईरानियन विमेन के पोस्ट भी सामने आए, वीडियोस सामने आए जिसमें वो इस चीज़ की खुशी मना रही थी कि वो नहीं रहे। तो इस पूरी चीज़ पर आप इसको कैसे देखते हैं? एक बात हमें ये समझाइएगा। दूसरा हमें ये समझाइए कि जो उनके बारे में एक बातें हो रही हैं, क्या वो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है? उसमें कितनी सच्चाई है? और तीसरा सवाल ये है कि जब ऐसा कोई फिगर हमारे बीच से जाता है, जैसे कि खामेनेई की मौत हुई, जिनके बारे में लोग अच्छा भी बोल रहे हैं, बुरा भी बोल रहे हैं और खुले तौर पर बोल रहे हैं, सामने आकर बोल रहे हैं, तो आप उस शख्सियत को इंसान किस तरीके से देखेगा? मैं इस तरह से देखता हूँ कि एक तरफ तो हमें साफ दिखाई दे रहा था कि पिछले 30-40 साल से, जब से भी इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था ईरान के अंदर, वहाँ पर दमन की चक्की चल रही थी। वहाँ पर महिलाओं के हक, आम नागरिक के हक और ख़ास तौर से आर्टिस्ट्स के जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। इसके खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ें लगातार उठ रही थी। वो अयातुल्लाह खुमैनी हो या खमेनाई हो, उनके बाद जिन्होंने जो सबसे बड़े लीडर थे वहाँ के, इसको जारी रखा। तो हमारे जैसे लोग हमेशा वहाँ के अवाम के हक के साथ में खड़े रहे। अब जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन इंपीरियलिज्म जो है वो ही उन आवाज़ों को उठा रहा है। हमारे पास जो पहुंची हैं ये 2-3 क्लिप्स, वो बड़े लार्ज लेवल के ऊपर सर्कुलेट की गई हैं कि जिसमें जश्न मनाया जा रहा है। उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। किसने सर्कुलेट किया, कहां से आई वो, कैसे पहुंची? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग तो पागल मिल ही जाते हैं आपको किसी की मौत की खुशी मनाने वाले। जब आरएसएस वालों ने गांधी को कत्ल किया था
तो उन्होंने मिठाई बांटी थी हमारे देश में और फिर उनकी बहुत पिटाई हुई थी। देश की जनता ने आरएसएस के लोगों को बहुत मारा इस हरकत के ऊपर कि वो मिठाई बांट रहे थे जगह जगह। तो ऐसे लोग तो हर जगह मिल जाते हैं। बात यह है कि सर्कुलेट कौन कर रहा है उसको। आप गांधी की मॉर्निंग को सर्कुलेट कर रहे या इस मिठाई बांटने को कर रहे। तो वहां पर खुशी की जो बात थी वो मरना नहीं था। मैं किसी को भी हिंसा के द्वारा खत्म करने के खिलाफ हूं और मेरे जैसे करोड़ों लोग इस दुनिया में हिंसा के खिलाफ हैं, वो चाहे खामिनी ही क्यों ना हो, खामिनाई ही क्यों ना हो। पॉलिटिकली हमको डिफीट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ऐसी किसी भी सरकार को पॉलिटिकली डिफीट करना चाहिए, वरना तो फिर जंगल राज है। जिसके हाथ में मिसाइल्स हैं वो कहीं भी पहुंच के कुछ भी करे। तो मैं उसको इस नज़र से देखता हूं कि इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकली नुकसान हुआ है। जब खमेनाई को मारा गया वहां पर, उनके कत्ल की वजह से बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन फैला कि अब हम क्या करें। हम कल तक खमेनाई के और उनकी सरकार के खिलाफ, जो अनडेमोक्रेटिक थी, उसके खिलाफ थे। आज इंपीरियलिज्म ने जाकर के इन्वेड किया है, मारा है, तो जाहिर है कि परेशानी खड़ी हो जाती है कि अब क्या करें। इसको तो जस्टिफाई हरगिज नहीं किया जा सकता कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से ये डिमांड करे कि हम तुम्हारी सरकार बदलने जा रहे हैं। ये जस्टिफिकेशन कभी भी नहीं दिया जा सकता इस बात का, जिस तरह से अमेरिका डिमांड कर रहा है कि वहां पर रिजीम चेंज, ये भी एक बज़वर्ड क्रिएट हो गया। अमेरिका में रिजीम चेंज क्यों नहीं? इजराइल में रिजीम चेंज क्यों नहीं? ईरान में क्यों? वहां भी रिजीम चेंज इसी तरह से करवा दिया जाए। चीन, इंडिया, बाकी सारे देश मिलकर के अमेरिका के ऊपर हमला कर देंगे। भाई हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक रिजीम चेंज नहीं होगी अमेरिका में। और डोनाल्ड ट्रंप जैसा जाहिल आदमी ऊपर बैठा दिया है, वो जब तक हटता नहीं है हम हमला करते रहेंगे। जस्टिफाइड होगा क्या? वो भी जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि वेनेजुएला में जस्टिफाइड नहीं है, जैसे सीरिया में जस्टिफाइड नहीं था, बिल्कुल वैसे ही ईरान में भी जस्टिफाइड नहीं है कि आप जाएं और अंदर घुस के कहें कि हम रिजीम चेंज करें। और ये बहुत इंटरनल मैटर हो गया किसी भी देश के लिए, किसी भी देश का इंटरनल मैटर। और जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम उनके साथ खड़े थे, वहां के अवाम। तो फिर इंडिपेंडेंट स्टेट की तो बात ही नहीं रह जाएगी ना। बिल्कुल नहीं रह जाती। जंगल राज जिसकी तरफ बड़ी तेजी के साथ अमेरिका बढ़ रहा है और दुनिया को धकेल रहा है, सारे कन्वेंशंस जो साइन किए थे उन सबको तोड़ रहा है। वो अब लगता है कि बाजार की बंटवारे की होड़ में अमेरिकन इंपीरियलिज्म के पैरों की बेड़ी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सारे कन्वेंशंस, वो सारी करारें, वो सारे एग्रीमेंट्स जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किए गए थे, और इसलिए अब उनमें से हर एक को वो जूतों से रौंद रहे हैं। आपको क्या लगता है वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है अगर जो भी प्लान है यूएस का धीरे धीरे करके अपनी मनमानी पूरे दुनिया में कायम कर लेना, उसका एक्सट्रीम एंड क्या होगा? एक्सट्रीम एंड थर्ड वर्ल्ड वॉर जो भयानक होगी, जिसमें जिंदगी खत्म हो सकती है इस प्लैनेट पर। और मैं जिंदगी सिर्फ इंसानों की जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक साइंटिस्ट की हैसियत से कह रहा हूँ कि जिस तरह के हथियार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन ने जमा किए हैं और जो आर्म्स रेस थी अभी तक, उसका एक भयानक रिजल्ट ये हो सकता है कि हम इस धरती को पूरी तरह से और इस धरती के ऊपर सारी तरह की ज़िंदगी को तबाह कर दें। ये बहुत डेलिकेट एक जहाज़ है छोटा सा, जिस पर सवार होने वाले हम यानी इंसान आखिरी मुसाफिर हैं। और कुछ ही देर पहले हम इस पर सवार हुए हैं। हमसे बहुत पुरानी स्पीशीज़ हैं जो बसी हुई थी इस धरती के ऊपर, हम उनके लिए भी ख़तरा बन गए। हम जिस तरह का असलहा पैदा किया है
उसमें कहा यह जाता है कि 50 बार इस धरती को ख़त्म किया जा सकता है। पहली बार ख़त्म करने के बाद कौन बचेगा ख़त्म करने वाला? तो इसको रोमांटिक बनाना कि 50 बार ख़त्म करने की क्षमता है हमारे अंदर, ये भयानक है। हर एक जंग आज के दौर में एक कदम हमको थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब ले जाती है, क्योंकि अगर कहीं भी अब एक भी एटम गिराया गया और उसका इस्तेमाल किया गया तो वो ट्रिगर कर सकता है ऑल आउट वॉर को। अजीब बात यह है कि ईरान तो खतरा है सारी दुनिया के लिए, अमेरिका हमें यह बता रहा है, पर इजराइल जिसके पास एटम बम मौजूद हैं वो खतरा नहीं है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि हम आपस में लड़ करके एक दूसरे को ख़त्म कर दें। इंसानियत को कभी ना कभी ये फैसला लेना पड़ेगा, और ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि हमें किसी भी हाल में जंग एक्सेप्टेबल नहीं, कोई जंग जस्टिफाइड नहीं, कोई मुल्क एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं कर सकता, ये फैसला लेना पड़ेगा। और अगर ये हम फैसला नहीं लेंगे और जंगों को हम ख़त्म नहीं करेंगे तो जंगें हमें ख़त्म कर देंगी। जंगें इस धरती के ऊपर जिंदगी को ख़त्म कर देंगी। जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि वो कितने समय तक और चलेगा? दोनों पार्टीज ये कह रही हैं कि हम लॉन्ग टर्म वॉर के लिए तैयार हैं, और मैं कल से बहुत परेशान हूँ कि ट्रंप का ये बयान आ रहा है कि 3 से 4 से 6 हफ्ते चल सकती है। ईरान ये कह रहा है कि हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। इज़राइल ये कह रहा है कि हम तब तक तबाह नहीं कर लेंगे, तब तक रुकेंगे नहीं। तो ये इनफाइनाइट जंग है। ये बहुत भयानक स्टेटमेंट्स हैं, ये नहीं दिए जाने चाहिए, और कहना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन तीनों मुल्कों को ये कहना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम जंग को चलाते रहेंगे, ये कहना गलत है। यूएस और इजराइल की डिफेंस पावर तो सबको मालूम है, लेकिन क्या ईरान सस्टेन कर पाएगा ये वॉर? अगर ये जो बात हो रही है 4-6 हफ्ते की, कब तक ईरान सस्टेन कर सकता है? मेरा मानना यह है कि ईरान सस्टेन करेगा। अगर वो उधर से हमले होते रहे तो ईरान सस्टेन करेगा। जो अभी तक का इतिहास बताता है, कोरिया में इनकी हार हुई, वियतनाम में इनकी हार हुई, और अफ़गानिस्तान में भी हार हुई। मैं अफ़गानिस्तान की हार से बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल वहाँ भी हार ही हुई, निकलना पड़ा, छोड़ के भागना पड़ा अफ़गानिस्तान को भी। वॉर जीती नहीं जा सकती आज की डेट में, कोई भी वॉर जीती नहीं जा सकती। वो ज़माने गए जब कोई एक राजा दूसरे राज्य के ऊपर हमला करता था और जीत जाता था। आज नहीं पॉसिबल है जीत किसी भी वॉर के अंदर। तो यहाँ सस्टेन होगी। एक बात और समझनी चाहिए, वॉर में अमेरिका दूसरे के घर में घुस रहा है। अगर मान लीजिए आपके घर में या मेरे घर में डाकू आ जाते हैं तो मैं क्या करूँगा? मैं अपना बचाव करूँगा। बचाव की शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से होगी कि मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, यानी मैं मरने के लिए तैयार हूँ, अब बचाव की शुरुआत करता हूँ मैं। पर डाकू के लिए शुरुआत क्या है? मुझे लूटना है, मुझे कब्जा करना है। वो मरने के लिए नहीं आया है। तो इजराइल हो या अमेरिका हो, मरने के लिए नहीं आए हैं। वहाँ की फौज मरने के लिए नहीं आई है, वहाँ के अवाम मरने के लिए नहीं तैयार है। यानी अगर उनके 100 मिसाइल आते हैं और वो 100 मिसाइल ईरान में तबाही मचाते हैं तो ईरान तैयार होगा इसके लिए। पर ईरान के 100 मिसाइल में से एक मिसाइल वहां पहुंचता है, उसके लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए ईरान आज भी एडवांटेजस पोजीशन में है। मेरे ख्याल में तबाही मचेगी, बहुत बुरा होगा, नहीं होना चाहिए, लेकिन ईरान से वॉर जीत नहीं सकते। एक बात और समझ लेनी चाहिए जो मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे पहले की जो जंगें हैं
वो चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे वो इराक में हो। ये जंगें जो लड़ रहे थे उसमें अमेरिका को, इजराइल को पूरी तरह से मालूम था कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके पास क्या असलहा है, उनके पास कौन से आर्म्स हैं, कौन से मिसाइल्स हैं, कौन से जेट्स हैं। एक गोली भी थी तो उसके बारे में मालूम था कि ये वाली गोली उनके पास है, क्योंकि दी ही अमेरिका ने, तो इसलिए सब हिसाब था। ईरान में अननोन फैक्टर है, वहाँ उन्होंने खुद डेवलप किया है, वहाँ उनके पास मिसाइल हों, ड्रोन हों, प्लेन्स हों, जहाज हों, वो उन्होंने खुद बनाए। ये अननोन फैक्टर है, कहाँ बन रहे हैं, किस जगह बन रहे हैं। अब एक चीज़ पे गौर कीजिए कि बड़े पहली जंग है जिसमें ये कहा था कि हमारे मोसाद के लोग ईरान के अंदर मौजूद हैं। कोई देश ये बताता है क्या कि हमारे कितने लोग वहाँ अंदर मौजूद हैं? वो खुलेआम कह रहे थे कि हमारे मोसाद के लोग अंदर मौजूद हैं। अमेरिकन कह रहे थे कि हमारे CIA के लोग मौजूद हैं। अमेरिकन ये कह रहे थे कि CIA को ज्वाइन करना है तो ये नंबर हैं, आप इसके ऊपर ईरानियों को दावत दे रहे थे। किस लिए कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि उन्हें नहीं मालूम था, अपने अवाम को और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे लोग मौजूद हैं, देखो डरो मत, हमें पता है इनके बारे में। नहीं पता था। और वही हुआ कि जब मिसाइल यहाँ से चलते हैं तो जो 5 लेयर्स हैं डिफेंस की, और फिर इजराइल के अंदर जो 5 लेयर्स हैं उनको ईरान ने छेद दिया, उसमें होल्स पैदा कर दिए और इससे बहुत तिलमिलाए हुए हैं। पूरे मीडिया को लगाना पड़ रहा है कि जो नुकसान हो रहा है उसकी बात मत करो, क्योंकि डाकू मरने के लिए नहीं आता। कभी भी अमेरिका ने और इजराइल ने अपने यहाँ कितना नुकसान हुआ इसका ब्यौरा नहीं दिया। फिलिस्तीन ने हमेशा इसका ब्यौरा दिया। आज भी ईरान कह रहा है कि 1500 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और हज़ारों लोग, और दूसरी तरफ से कोई खबर नहीं आ रही। 6 लोगों की बात की, अनकन्फर्म्ड सोर्सेस कह रहे हैं 500 से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स मर चुके हैं, पर अब वो अनकन्फर्म्ड है। क्यों छुपा रहे हैं? इसलिए कि मरने के लिए तैयार नहीं है। वो लूटने के लिए आए हैं, कब्जा करने के लिए आए हैं, तेल का भंडार उन्हें चाहिए, मरने के लिए नहीं आए। ईरानी अवाम हो या फ़िलिस्तीनी अवाम हो, वो मरने के लिए भी तैयार है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये जंग हो रही है, लेकिन ये कि बैलेंस यहाँ पर है। वो यहाँ फंस गए हैं, निकलना मुश्किल होगा अमेरिकन को और इजराइलियों को। ओके, आपके हिसाब से अगर हम रिलीजियस फैक्टर, इमोशनल फैक्टर सब किनारे कर दें, तो स्ट्रैटेजिकली खामेनेई को शुरुआत में ही, इस कन्फ्लिक्ट के बहुत शुरू में ही मार देना, क्या ये उनका सही डिसीजन था? बहुत गलत डिसीजन था मेरे ख्याल में। इसकी वजह से बहुत सारी दुनिया की ताकतें जो हैं वो उनके खिलाफ हो गई हैं। इसके लिए तो कोई दुनिया का प्रेसिडेंट तैयार ही नहीं होगा भाई। अगर जाकर के एक प्रेसिडेंट को मारा जा सकता है तो दुनिया का हर प्रेसिडेंट, हर प्रधानमंत्री डर के बैठेगा ना। इसके साथ कोई कैसे खड़ा हो सकता है? हमारे देश में खामोश रहें, पर इसके साथ तो खड़े नहीं हो सकते कि बहुत अच्छा किया आपने मार दिया, क्योंकि कल को एक हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ, यूके के प्राइम मिनिस्टर की तरफ, क्या गारंटी है नहीं होगा? भाई पसंद नहीं आ रहे हमें, अभी तो बड़ा बगल गिर हो रहे हैं, जप्पियां हो रही हैं। कल को पसंद नहीं आए किसी स्टेटमेंट की वजह से तो चलो एक इधर की तरफ। आप कैसे इजाजत दे सकते हैं? इसके साथ कोई दुनिया का देश खड़ा नहीं हो सकता, वो चाहे खामेनी को मारना हो या वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा ले जाना हो, इसके लिए कोई तैयार हो ही नहीं सकता। और इस पूरे कन्फ्लिक्ट में इंडिया को सबसे बड़ा खतरा क्या है? दैट विल बी माय लास्ट क्वेश्चन। देखिए, हमने 2-3 जंगें लड़ी,
अपने पड़ोसियों के साथ, हमारी पाकिस्तान के साथ मेनली हमारी जंग हुई। तो इससे ज़्यादा हमें जंग झेलनी नहीं पड़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था। अंग्रेज़ों ने यहाँ से रिक्रूट करके लाखों लोगों को भेजा और वहाँ कत्ल हुए हिंदुस्तानी, और वो था, लेकिन हमारे बॉर्डर तक नहीं आई। अब ये जंग हमारे बॉर्डर पे है। ईरान हमसे लगा हुआ मुल्क है, और जो कुछ हो रहा है उसमें जिस तरह से जेनेवा कन्वेंशन को और बाकी और जो संधियां हैं यूनाइटेड नेशंस की, जिस तरह से उन्हें रौंदा जा रहा है, हमारे देश में भी अगर सर उठाने की कोशिश करेंगे तो शायद कल को वही एटीट्यूड अमेरिकन इंपीरियलिज्म का हो, क्योंकि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। हमारे मार्केट पे कब्जा किया जा सकता है। वहाँ तेल के कब्जे की बात है, यहाँ मार्केट की बात है। दुनिया में 2 मार्केट हैं जो ग्रोइंग मार्केट कहलाते हैं जहाँ तक पेट्रोलियम के कंजम्पशन का सवाल है। आपको पेट्रोलियम किस लिए निकाल रहे हैं, तेल किस लिए निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं कि कहीं बेचना है आप। अगर बेचना है वो तेल तो मार्केट चाहिए। चाइना का मार्केट और इंडिया का मार्केट 2 ही मार्केट हैं जो ग्रोइंग मार्केट है, बाकी सैचुरेटेड मार्केट है, सैचुरेटेड मार्केट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट हैं उस तरह से अगर देखें। हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है, उसका नंबर परसेंटेज बहुत कम हो सकता है, पर उसका नंबर बहुत बड़ा है। वो कई देशों से बड़ा नंबर है। तो वो भी एक मार्केट है बहुत बड़ा, जिसका हमको इस्तेमाल करना चाहिए, हम नहीं करते हैं अक्सर। ये दो चीज़ें जो हैं वो हमें इम्पॉर्टेंट बनाती हैं एज मार्केट। हमारे पास रिसोर्सेज उस तरह के नहीं हैं कि आकर के अमेरिका कब्ज़ा करना चाहे यहाँ पर, लेकिन आज की डेट में कल को कमी पड़ेगी तो ये रिसोर्सेज जो हमारे पास जितने भी हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। वो नज़रें ना ही पड़े हमारे ऊपर तो अच्छा है। फिर भी हमारे बॉर्डर तक आ गई है लड़ाई, और ये बहुत बड़े ख़तरे की बात है। कल को कोई भी ऐसी सरकार आए जो सर उठा के जीना सीखे और फिर से नॉन अलाइन मूवमेंट की कोशिश करे, शायद नहीं कर पाएगी। इसलिए ईरान की वॉर को, किसी भी वॉर को अपोज करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी समझ में अगर आप अभी दूसरे के साथ गलत हो रहा है तब आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आपके साथ होगा तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी जानकारी मिली और बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव जानने के लिए मिले। बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए। अपने चैनल के ऊपर आपके दर्शकों तक पहुंच सकूं मैं, मेरी कुछ बातें। अभी हमारी आपसे बात हो रही थी तो मेरे दिमाग में एक और टॉपिक आया। अगर आपको गौहर सर का ये एपिसोड अच्छा लगा हो, और इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार बात की है, जो हमने बात की थी कि क्या भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि सर एक एथिस्ट हैं और साइंटिस्ट भी हैं, तो उनके पास दोनों उपलब्धियां हैं जिससे वो हमें ये चीज़ समझा पाते। तो एक और टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कैमरा बंद होने पर। अगर आप लोगों के मन में कोई टॉपिक हो जिस पे आप गौहर सर को सुनना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस पूरे कन्फ्लिक्ट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कुछ सवाल हो तो वो भी लिख के जा सकते हैं। सर कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपके? मेरा ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, उस पर कोई सवाल पूछना चाहे तो डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारे जवाब हैं, लेकिन ये कि जवाब देने की कोशिश तो करूँगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सर का ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। अपने सवाल आप सर को ईमेल भी कर सकते हैं। ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले हाय बाय निहारिका को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिएगा।